करते हैं हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की, टाइडल हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस परिकल्पना का प्रतिपादन कब हुआ। तो जो जेम्स जीन्स थे, ये आपके एक ब्रिटिश विद्वान थे। इन्होंने 1919 में अपनी परिकल्पना दी, ज्वारीय परिकल्पना। इसी परिकल्पना में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जेफरीज ने 1926 में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 1926 में जेफरीज नामक विद्वान थे, उन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, ये जेम्स जीन्स क्या बोलते हैं, उनके अनुसार सूर्य अपने वर्तमान आकार से काफ़ी बड़ा गैस का गोला था और सूर्य से भी कई गुना जो बड़ा एक तारा था, अपने पथ पर चलता हुआ सूर्य के पास से गुजरता है। ठीक है, ठीक है। तो इस परिकल्पना में यह माना गया है कि सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा और था। सूर्य जो है अपनी धुरी पर घूम रहा था और जो साथी तारा था वो सूर्य के पास आ रहा था, निकट आ रहा था। ठीक है, इससे क्या होता है, अब देखिए, जैसे जैसे ये तारा निकट आने लगा, सूर्य के बाह्य भाग में ज्वार उठने लगा। क्यों उठने लगा? क्योंकि जो दूसरा तारा था उसकी जो गुरुत्व बल था उसने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया। इस तारे के सूर्य के निकट आने तक यह ज्वार प्रबल हो गया। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे वह ज्वार प्रबल होता गया और इससे क्या होता है, सिगार के आकार का यह ज्वारीय फिलामेंट करोड़ों किलोमीटर लंबाई में फैल जाता है। इसको डायग्राम में देखेंगे अभी हम। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये भ्रमणशील तारा जो सूर्य के पास से गुजर रहा था, निकट आने पे ये जो फिलामेंट था ये सूर्य से अलग हो गया। लेकिन जब अलग हुआ तो ये तो तारा था, ये आपका उससे आगे जा चुका था। ठीक है, और अब ये जो फिलामेंट जो सूर्य से अलग हुआ था, ये फिलामेंट न तो उस तारे के साथ जा सका, न तो उसके गुरुत्व में इतना बल था कि वो उसको अपनी तरफ खींच ले, और न ही ये वापस सूर्य में मिल सका। तो ये जो फिलामेंट है ये बाहर निकल गया। वापस डायग्राम में देखोगे। ठीक है, इस डायग्राम में क्या देखोगे कि ये एक विशालकाय तारा है जो क्रॉस कर रहा है, और ये जो है हमारा वर्तमान में जो सूर्य है वो है। अब ये जैसे जैसे ये पास आता है तारा, तो सूर्य से ये जो यहाँ पर सूर्य है उससे एक फिलामेंट निकलता है। ठीक है, फिलामेंट निकलता है, जैसे जैसे ये तारा पास आता है ये फिलामेंट का आकार बढ़ता जाता है, और उसके आकर्षण के कारण में ये क्या होता है, ये जो सिगार के जैसा जो है सिगार शेप्ड फिलामेंट है ये इससे अलग हो जाता है। अब अलग हो गया, ये तारा तो चला गया, लेकिन अब ये जो सिगार फिलामेंट निकला, ये न तो सूर्य के पास वापस जा पाया और न ये इस तारे के साथ में जा पाया। तो ये क्या होता है, ये फिलामेंट जैसा शेप है आपका निकल जाता है। अब क्या होता है आगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये फिलामेंट सूर्य की परिक्रमा करने लग जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो निकला हुआ फिलामेंट है ये सूर्य की परिक्रमा करने लग जाता है। अब फिलामेंट की द्रव्य राशि में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से और इसके घनीभूत होने से गांठें या ग्रंथियां पड़ने लग जाती हैं। ये जो ग्रंथिल फिलामेंट ही है घनीभूत होकर विभिन्न ग्रहों में परिणत हो जाता है। अब ये जो फिलामेंट निकला उससे ही विभिन्न जो 9 ग्रह हैं वो निकलते हैं। और ये जो फिलामेंट है आप इसका शेप देखोगे तो ये सिगार के जैसा है। ठीक है, मतलब बीच से बड़ा है और किनारों पर छोटा है। तो ज्वारीय प्रभाव से निस्तृत जो फिलामेंट है दोनों सिरों पर सकरा और बीच में से अधिक फैला हुआ था। इसलिए इस फिलामेंट के घनीभूत होने से बनने वाले ग्रह भी दोनों सिरों पर छोटे हैं और मध्य में बड़े आकार के बनते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रहों से उपग्रह बनते हैं। जिस प्रकार से ये सूर्य से ग्रह बनते हैं उसी प्रकार ग्रहों से आपके उपग्रह बनते हैं। ग्रहों की द्रव्य राशि पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो लघु ज्वारीय फिलामेंट उत्पन्न होता है उनसे उपग्रह बनते हैं, और जिन ग्रहों के 2 या 2 से अधिक उपग्रह हैं उनमें भी मध्यस्थ उपग्रह बड़े बनते हैं और जो सिरों की तरफ उपग्रह हैं वो छोटे बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फिलामेंट का जो आकार है उससे ये वर्तमान में जो ग्रहों की और उपग्रहों के आप वितरण देखते हो उसमें भी ये दिखाई देता है कि जो जो मध्य वाले जो उपग्रह हैं वो बड़े हैं और जो छोरों पर जो उपग्रह हैं वो आपके छोटे हैं। आप ग्रहों का भी यदि वो देखोगे, आकार देखोगे, तो आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। अब इस परिकल्पना की कुछ विशेषताएं हैं। देखो क्या विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण वर्तमान में भी इस परिकल्पना को मान्यता प्राप्त है। पहला, सूर्य परिवार के ग्रहों को यदि एक रेखा में आप व्यवस्थित करोगे तो देखोगे कि बड़े ग्रह बीच में हैं
और दोनों सिरों पर छोटे ग्रह अवस्थित हैं। तो ग्रहों की यह व्यवस्था कैसी है आपकी? सिगार के जैसी है, जो फिलामेंट जो निकला था उसके अनुसार है, ऐसी है। तो यहाँ पे छोटे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं और फिर छोटे ग्रह हैं। तो ये व्यवस्था कैसी है आपकी? जो फिलामेंट निकला उसी के अनुसार है। तो इससे आप क्या कह सकते हो? इससे इसकी पुष्टि होती है कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिससे आपका सौरमंडल बना है। दूसरा, जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसकी दूसरी विशेषता यह है कि ग्रहों की भांति उपग्रहों की भी सिगार जैसी वितरण व्यवस्था है। जिस प्रकार से ग्रहों का वितरण है वैसे ही उपग्रहों का भी वितरण है। या आप देखिए इसमें, ठीक है। तो जो ये डायग्रामेटिक स्कीम है, ये दिखा रही है कि जो आपके प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई है आउट ऑफ ए सिगार शेप्ड फिलामेंट ऑफ गैसेस। गैसों का एक सिगार के जैसा जो फिलामेंट था उससे आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज इंडिकेटेड अंडर ईच प्लैनेट। सैटेलाइट ये संख्या है उनकी जो ग्रहों की है। जीन्स का ये दिया हुआ डायग्राम है। देखिए, सूर्य के पास वाले जो हैं वो छोटे हैं, उसके बाद में फिर आकार में वृद्धि होती है और अंतिम में फिर छोटा होता जाता है। तो ये जो आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ग्रहों का, उससे आपको ये लगता है कि जो सिगार के जैसा निकला फिलामेंट उसी से ही बाद में जाके उसमें ग्रंथियाँ पड़ी और उन्हीं से ही बाद में जाके जो ग्रहों की है उत्पत्ति होती है।